हरे कृष्णा। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये मैं सारे चैप्टर में तो नहीं बोलता, सारे में बोलता हूँ। अच्छा, तो आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। अच्छा, कैश फ्लो स्कूल लाइफ में पढ़ा है क्या आप लोग ने? पढ़ाते हैं अभी स्कूल वाले? अच्छा, पढ़ा रहे हैं। चलो, गरीमत है, कुछ तो पढ़ा रहे हैं। तो कितने बच्चों ने पढ़ा है कैश फ्लो? ठीक है, आता हो या ना आता हो वो एक अलग है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या सीखेंगे? बेसिकली जितने भी कैश का इनफ्लोज है एंड कैश का आउटफ्लोज है, उसको प्रॉपरली हम प्रेजेंट करेंगे, उसको सही से समझेंगे कि कहां से हमारा कैश आ रहा है और कहां हमारा कैश जा रहा है। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो जानते होंगे कि कैश फ्लो में हम तीन तरीके की एक्टिविटीज में उनको क्लासिफाई करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो हमारा कोर काम है, उससे जो पैसा आया एंड जो पैसा गया, जो ऑपरेशन से संबंधित है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कोई इन्वेस्टमेंट करी या बेचा, जो भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड फाइनेंसिंग में नाम बता रहा है, जहां से आपने फाइनेंस ले रखा है, मे बी इक्विटी शेयर से पैसा ले रखा है, डिबेंचर से पैसा ले रखा है, प्रेफरेंस से पैसा ले रखा है, उनको बदले में जो भी चीजें आप दे रहे हो, ये सब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये चैप्टर इजी है, लंबा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन इससे बनता है और क्वेश्चन अपने साथ ठीक ठाक नंबर लेके आता है। देखते हैं जरा क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश इन ए कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। यानी कितना पैसा आया और कितना पैसा नहीं गया। एक बात बताओ, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। तो इसको बनाने की क्या जरूरत है? जब हमें पीएनएल से नेट प्रॉफिट पता चल गया कि मान लो इस बार मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो व्हाट इज द नीड कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं? हाँ, नेट प्रॉफिट जो है वो बनते हैं एक्रूवल बेसिस पे। मान लीजिए आपने उधार में माल बेचा, तो आप उस सेल को भी पीएनएल में दिखा रहे हैं। जब मैं पीएनएल बोलता हूं तो पीएनएल मींस ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक है। तो आप उधार की सेल, उधार की परचेसेस, इवन डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम है, ये सब आप पीएनएल में दिखा रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर मेरे 1 करोड़ के प्रॉफिट है, दैट डजंट मीन कि मेरे पास 1 करोड़ लिक्विड मनी है। हो सकता है लिक्विड मनी उससे कम हो या ज्यादा हो, उसके बारे में कैश फ्लो बताता है, इसलिए कैश फ्लो जरूर। ठीक है, ओके। कैश का मतलब क्या है सर? कैश मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी कैश का मतलब कैश तो है ही, जो कैश आपके पास है या जो बैंक में करंट अकाउंट वगैरह में पैसा पड़ा है। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे तब बेच करके पैसा मिल जाएगा। एंड फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो मींस मूवमेंट ऑफ कैश, यानी पैसे का आना इनफ्लो एंड पैसे का जाना आउटफ्लो। दस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज ए समरी, काहे की समरी है सर? ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश विच रिकंसाइल्स, किसको रिकंसाइल करता है? ओपनिंग कैश बैलेंस को किससे? विद द क्लोजिंग कैश बैलेंस। यानी हमारे पास लेट से ओपनिंग कैश बैलेंस था मान लो 1 लाख रुपीज, और इस बार क्या हुआ, नेट कैश फ्लो आया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी सब अभी आगे आएगा, सब समझाऊंगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आया 20,000, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया 10,000, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया मान लो 5,000। तो जाहिर सी बात है, अगर इन तीनों को प्लस कर दे, अगर तीनों पॉजिटिव फिगर है ओपनिंग में, तो हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हो जाएगा? और हम चेक भी कर लेंगे कि फिजिकली 1,35,000 मौजूद है भी कि नहीं। फिजिकली मतलब कैश कितना रखा है, बैंक में कितना है, तो रिकंसाइल हो जाता है। ओपनिंग को हम क्लोजिंग तक रिकंसाइल कर लेते हैं। रिकंसाइल समझते हैं? रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा होगा वैसे। रिकंसिलेशन मतलब चेक करना, मिलान करना, दो चीजों को मिला लेना, ठीक है। Thus, cash flow statement may be defined as summary of receipts and payment of cash, which reconcile the opening cash balance with the closing cash balance of a given period on the basis of inflow and outflow of funds from items जो अपीयर कर रहे हैं आपकी बैलेंस शीट में और पीएनएल, उनकी मदद से हम कैश फ्लो बनाते हैं, ठीक है।
सर कैश का मतलब क्या है? कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। तो जो कैश आपके पास है या डिमांड डिपॉजिट, वही जो अकाउंट वगैरह में पैसा पड़ा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात जब करते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश के बराबर है। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो रेडली कन्वर्टेबल है इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, यानी जब चाहेंगे तो आपको बेच करके पैसा मिल जाएगा। आजकल तो बैंक में इवन एफडीज भी जो होती हैं, आप जब चाहें तो तोड़ करके प्री मैच्योर करा के तुरंत पैसा आ जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग का जमाना है ना? आपने ऑनलाइन एफडी करी, आपको लग रहा है जरूरत पड़ी, तुरंत तोड़ा, तुरंत 1 सेकंड के अंदर अकाउंट में पैसा आ गया। तो वो भी आप समझिए तो आजकल शॉर्ट टर्म में वो भी आ रहा है। तो खैर, कैश इक्विवेलेंट क्या है? आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट। ओके, क्यों बनाते हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसकी क्या जरूरत है? एक तो आपको अपनी कैश पोजीशन पता चलती है, कहां से पैसा आता है, कहां पैसा जाता है, आपको पता चलता है। अगर आपको लग रहा है जहां पैसा जा रहा है उसमें कोई भी आपको अगर ऐसा एक्सपेंडिचर लग रहा है जो अननेसेसरी है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से नहीं होती, क्योंकि कैश की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है। तो आप इससे शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी लिक्विडिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ लिक्विडिटी। पॉलिसीज बनाने में मदद करेगा। पॉलिसीज कैसी? जैसे आपने वर्किंग कैपिटल चैप्टर में देखा था कि डेटर से कितने टाइम में पैसा लें, क्रेडिट पीरियड कितना दें, रॉ मटेरियल कब खरीदें, कितना खरीदें। तो आपके पास जब लिक्विडिटी अच्छी होगी तब क्रेडिट पीरियड ज्यादा दे पाओगे, लिक्विडिटी नहीं होगी तो क्रेडिट पीरियड नहीं दे पाओगे। तो आपको अपनी पॉलिसीज बनाने में कैश फ्लो मदद करेगा, आपको अपनी कैश फ्लोज डिफरेंट एक्टिविटीज से निकलने में और उसको एनालाइज करने में, एनालिसिस में मदद करेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक करके तीनों एक्टिविटीज को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले किसको सीखें? पता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो 2 तरीके से निकल सकता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, क्या बात है। दूसरा पता है आप लोग को, इनडायरेक्ट मेथड। दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों ही सीखने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा डेटा दिया हो जहां सिर्फ डायरेक्ट लग पाए, और हो सकता है कोई ऐसा डेटा दिया हो जहां सिर्फ इनडायरेक्ट लग पाए, या फिर कोई ऐसा डेटा दिया हो जहां दोनों लग सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए या इनडायरेक्ट, तो दोनों सीखेंगे। मेन है ऑपरेटिंग का समझ में आ जाए अगर, तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बहुत आसान होता है, उसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता। ये हो गया तो आप समझिए आपका कैश फ्लो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, है ना? तो बहुत ध्यान से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेफर्स टू प्रिंसिपल, यानी मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जो है एक एंटरप्राइज की। जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के? इनफ्लोज के ये हैं, आउटफ्लोज के ये हैं। पहले इनफ्लोज की बात करते हैं। जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, मान लो हम पेन बनाते हैं, पेन बना के जो पैसा आता है, पेन बेचते हैं जब, जो पैसा मिलता है वो कैश फ्लो है। इनफ्लो है कौन सी एक्टिविटी का? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का मेनली इनफ्लो किसका है? पॉलिसी बेच के क्या मिलता है? प्रीमियम, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बैंक है, बैंक को लोन देती है, लोन देके उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो उसको जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन मान लो अगर मेरा पेन का व्यापार है और मेरे पास ना कुछ सरप्लस पैसा पड़ा था, मैंने थोड़े टाइम के लिए उसको कहीं पे डिपॉजिट करा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में एफडी करा दी, और मेरे को इंटरेस्ट मिला, मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यानी सेम इंटरेस्ट हो सकता है किसी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि जिसका मेन व्यापारी उसी चीज का, बैंक का मेन व्यापार है सर लोन देके इंटरेस्ट की कमाई खाने का, तो वो जो इंटरेस्ट की कमाई ले रहा है साहब, उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा मेन काम इस चीज का नहीं है, हमारे पास तो सरप्लस पैसा बैंक में एफडी करा देते हैं भैया, तो ब्याज मिलता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आइए देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैश रिसिट्स, कहां से? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज रेंडर्ड। हो सकता है आप गुड्स बेचते हो सकता है आप सर्विस क्लास में हो, सर्विस रेंडर करते हो, या रॉयल्टीज वगैरह से पैसा मिला है, कोई फीस मिली है, कोई कमीशन है, कोई अदर रेवेन्यू है, कुछ भी इस तरीके की हो सकती है जो आपका मेन काम है। या इंश्योरेंस कंपनी के लिए कैश रिसिट्स होती है जो प्रीमियम वगैरह से। ये सब एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि हम केवल यही कह रहे हैं कि इतने ही होते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने। आउटफ्लोज की बात करें तो कैश पेमेंट जो आप इंप्लॉइज को कर रहे हो, दैट इज वेजेस का, सैलरी का, ऑपरेशन से संबंधित है।
सप्लायर को जो दे रहे हो रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, इनकम टैक्स पे कर रहे हो, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। और जैसा ये जो लाइन है ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाई कि नेट प्रॉफिट जो निकलता है, नेट इनकम जो निकलती है, पीएनएल जो बनता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। इससे हमें अपनी कैश पोजीशन नहीं पता चलती, इसलिए हमें बनानी पड़ती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिंस अकाउंट्स आर मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस, net income does not give actual position of cash receipt and paid. In order to calculate net cash flow from operating activity, it is necessary कि आप अपने revenues and expenses में replace करके केवल वो लिखिए जो पैसा मिला है या जो पैसा आपने दिया, यानी उधार का जो माल बेचा है, उधार में जो माल खरीदा है, वो सब इसका पार्ट नहीं है। इस बार जितना पैसा पे किया या जितना पैसा आपने रिसीव किया, इसके लिए सर करना क्या पड़ता है? फॉर दिस पर्पस ऑल नॉन कैश आइटम आर एलिमिनेटेड। कौन से आइटम हटाएंगे? नॉन कैश आइटम समझते हैं? डेप्रीशिएशन, और बताओ एमोर्टाइजेशन, और बताओ आउटस्टैंडिंग वाले चलो हो गए, आउटस्टैंडिंग में भी दिया नहीं है, मैं बता दो। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, अंडरराइटर कमीशन, ये सारे नॉन कैश आइटम है। आप समझ पा रहे हैं? नॉन कैश जिसमें आपका पैसा गया नहीं लेकिन पीएनएल की डेबिट साइड आ रहा है सर। इंटरेस्ट भी पीएनएल में दिखाते तो उस पर भी आएंगे, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वो नॉन कैश नहीं है। इंटरेस्ट हमने पे किया तो इंटरेस्ट नॉन कैश नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग है। क्यों इंटरेस्ट क्यों पे किया सर? आपने किसी से फाइनेंस लिया था, हमने डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर वालों से पैसे लिए, उनको ब्याज पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी हुई? इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसको भी हम यहां पे हटाएंगे, वो भी सिखाएंगे। नॉन ऑपरेटिंग को भी हम हटाएंगे, वो सिखाएंगे पूरा। तो कह रहे हैं सर एक तो सारे नॉन कैश आइटम हटाने पड़ेंगे रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस से, तभी आपको अपना एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो पता चलेगा। अब कैसे करेंगे? दो तरीके हैं सर, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। पहले डायरेक्ट मेथड को पकड़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट मेथड में हम केवल वो कैश इनफ्लोज लेते हैं जो वाकई कैश वाले होते हैं, और वो आउटफ्लो लेते हैं जो कैश वाले होते हैं। दैट मीन्स हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को उठाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट मेथड में उतनी ही चीजों को उठाते हैं जो हमारे मतलब की है। मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में गए, बुफे में बहुत सारी चीजें लगी हैं, आपकी मनपसंद लौकी की सब्जी लगी है, कद्दू की सब्जी लगी है, बैगन लगी है, आप समझ रहे हैं जो भी। अब आप क्या करते हैं, जब आप खुद प्लेट लगाते हैं अपने लिए, तो आप वही चीजें लेते हैं जो आपको पसंद है कि नहीं? ये है डायरेक्ट मेथड। आपने कहा वो सब तो ठीक है, मैं मीठा पसंद, मीठे में पीसता है, दिस इज डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड? कोई और आपके लिए प्लेट लगाया आया, मम्मी ले आई लौकी, तो पहले ये मम्मी ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, ये तुम लो, अब मेरे लिए बचा। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में सब बटोर लिया, लेकिन फिर हटाना पड़ा अपने मतलब का। डायरेक्ट में हमने उठाया ही उतना जितना हमारे मतलब का था। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल कहीं कोट नहीं करना, ये भी मन में आया तो मैंने बोल दिया, खान भूख लग रही थी इसलिए बोल दिया। अंडर दिस मेथड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स, जो जो पैसा मिला एंड जो कैश पे किया, रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर शोन, एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू, यानी जो रिसीट्स एंड पेमेंट का डिफरेंस है, दिस विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मे बी पॉजिटिव आ सकता है या मे बी नेगेटिव भी कई बार आ जाता है। तो पॉजिटिव मींस कैश इनफ्लो, नेट बचा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और अगर नेगेटिव आता है डिफरेंस तो आउटफ्लो। देखते हैं परफॉर्मा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड में कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्या क्या चीजें लेते हैं। ब्रॉडली बात करें, कैश पेड टू सप्लायर लिंक, ये मैंने डॉट डॉट करके ना देखो ब्रैकेट लगा रखा है, वो नेगेटिव फिगर, आप समझ रहे हैं ना, ये आउटफ्लो है। क्योंकि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कह रहे जब आप इसको कर लेंगे तो आपका जो आएगा नेट फिगर, ये कहलाती है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से माइनस कर देते हैं जो इनकम टैक्स आपने पे किया। जब ये माइनस कर देते हैं तो बचता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं, मे बी प्लस या मे बी माइनस, जो भी होना है, तब नेट कैश आता है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं सर? आमतौर पे आपको क्वेश्चन में जल्दी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देखने को नहीं मिलता, बट ये होते क्या है? जैसे सपोज करिए इस बार कोई ऐसा गेन हो गया, कोई विंडफुल गेन हो गया जो हर बार नहीं होता, या मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से भारी नुकसान हो गया, रॉ मटेरियल बहुत खराब हो गया, बहुत वेस्टेज हुई, कुछ भी इस तरीके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आमतौर पे हर बार नहीं होता,
बट आप जब क्वेश्चन करते हैं थ्योरेटिकल लाइफ में कभी देखने को नहीं मिलती। कोई क्वेश्चन में जल्दी ये डालता ही नहीं, अगर डाल दे तो कोई बात नहीं, प्लस माइनस दोनों क्यों लिखे हैं? हो सकता है उसके जैसे फायदा हो जाए तो प्लस हो जाएगा, हो सकता है उसके जैसे नुकसान हो जाए तो माइनस। यहां एक चीज जो मैं बस आपको बताना चाहता हूं, कई बार एग्जाम में आपसे कहता है कि सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बता दीजिए, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है तो आप उसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस नहीं करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आमतौर पे होते ही नहीं है, तो उसको हम अगर एलिमिनेट कर दें तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तब निकलता है जब इनकम टैक्स पेड माइनस नहीं किया होता है, और अगर इनकम टैक्स पेड भी माइनस कर दें तो क्या आता है? हाँ ठीक है जी। सिंस दिस मेथड शोज ओनली जो कैश मिला या दिया डायरेक्टली, सो नो नॉन कैश आइटम like depreciation, goodwill, written off, etc. and non-operating item like the profit and loss on sale of fixed asset। दोनों में अंतर समझते हैं? नॉन कैश आइटम तो आपको समझ में आ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, मे बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है या मे बी फाइनेंसिंग, दैट इज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स्ड एसेट बेचना भी नहीं, बेचना भी इन्वेस्टिंग है, बेचना फाइनेंसिंग नहीं होता, सेम है। जैसे इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसा लाए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर का पैसा वापस कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिवेंचर से पैसा लाए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उनको ब्याज दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उनका पैसा डिवेंचर रिडीम कर दिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, ठीक है ना? ओके, कह रहे ये सब आपको यहां एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपने डायरेक्ट मेथड में उठाया ही उतना जो आपके मतलब का था, यानी आपने पहले से ही क्या उठाया, सुनिएगा, आपने वो चीजें उठाई जो कैश आइटम्स थे एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थे। तो जो नॉन कैश थे हमने उनको हाथ ही नहीं लगाया, अपनी प्लेट में वो रखा ही नहीं। किसी को मिठाई मना थी तो रसगुल्ला रखा ही नहीं, तो उठाने की जरूरत ही नहीं। नॉन कैश को नहीं उठाया, नॉन ऑपरेटिंग को हमने उठाया नहीं, हमने केवल कैश एंड ऑपरेटिंग को उठाया। ओके, अब ये समझना बाकी है कि ये जो चीजें हैं जैसे कैश पेड टू सप्लायर, ये सब कैसे निकलेगा सर? क्योंकि क्वेश्चन में तो डायरेक्टली तो देगा नहीं सर कि कैश पेड टू सप्लायर 10 लाख रुपए हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 15 लाख रुपए, और हम बस प्लस माइनस करके आ जाए और बल्ले बल्ले करके वो कहेगा ये लो सीएस की डिग्री, ऐसा तो होगा नहीं। ये हमें निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के कैसे निकलेगा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स। आपको जो पीएनएल में सेल दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या उतना ही पैसा आपको रिसीव हुआ होता है? मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग में आती थी ना, छोटे में आपने देखा होगा बाई सेल आ रही है 5 करोड़ रुपए, दैट मींस 5 करोड़ रुपए मिला है? नहीं, 5 करोड़ का माल बिका है। इसमें कुछ नगद माल बिक सकता है, कुछ उधार में हो सकता है, या पूरा नगद हो सकता है, या पूरा उधार हो सकता है। तो आज जो हमें पैसा मिला, इस साल जो पैसा मिला, हो सकता है इसमें से आज जो माल बेचा, इस साल जो माल बेचा, कुछ पैसा इस बार मिला हो, कुछ पैसा अगली बार मिले, हो सकता है कुछ पैसा पिछली बार की सेल का इस बार मिला। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कुछ पैसा लास्ट ईयर की सेल का करंट ईयर में रियलाइज हो, कुछ करंट ईयर की सेल का नेक्स्ट ईयर में रियलाइज हो। तो हमें तो फोकस करना है जो पैसा मिला। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल इज नॉट इक्वल टू द सेल क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है, पढ़ के देखिएगा। सेल्स shown in the profit and loss account is not the cash received from debtor। क्यों सर? as certain debtor of the last year, पिछले साल के जो कुछ डेटर थे हो सकता है would have realized this year, उनका पैसा इस बार मिला हो, एंड certain credit sale हो सकती है इस साल की जो रिलाइज हो कमिंग ईयर्स में। सेम विल बी द केस विल बिल रिसीवेबल। डेटर और बिल रिसीवेबल समझते हैं ना, बिल ड्यू करना एक ही बात, ठीक है। सो द एक्चुअल कैश रिसीव कैसे निकालेंगे? विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स, सेल्स लो, ओपनिंग लेटर जोड़ दो, ओपनिंग बिल रिसीवेबल जोड़ दो, क्लोजिंग लेटर हटा दो, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल हटा दो। बिल रिसीवेबल का एग्जैक्टली वैसा ही ट्रीटमेंट जैसा डेटर का है, तो एक ही समझ लोगे तो वो भी काम हो जाएगा। यानी सेल में ओपनिंग लेटर जुड़ते हैं, क्लोजिंग लेटर माइनस होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहो तो मैं समझा भी सकता हूं आपको। मान लीजिए राम जी हैं, वो मेरे कस्टमर हैं, मैं उनको माल बेचता हूं, सेल करता हूं। जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे को राम जी से जो पैसे लेने थे वो 5,000 रुपए लेने थे।
ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में मेरा जो ओपनिंग बैलेंस था, मेरे को लेना था उनसे 5,000। पूरे साल में मैंने उनको 1 लाख रुपीस के गुड्स और बेचे, उधार में 1 लाख रुपए की और सेल करी। और आखिरी में मैं क्या देखता हूं, अब मेरे को जो राम जी से लेना बचा है वो केवल 1,000 रुपए लेना बचा है। साल जब खत्म हुआ तो मेरे को राम जी से अब केवल 1,000 रुपए लेना बचा है। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड बाय राम जी इज इक्वल टू 1,04,000। राम जी ने हमें कितना पेमेंट किया? 1,04,000। कैसे सर? 5,000 पहले लेने थे साल की शुरुआत में, दैट इज ओपनिंग डेटर। 1 लाख रुपीस की आपने क्रेडिट सेल करी, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 1,05,000। बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो केवल लेना है वो 1,000 लेना है। दिस मीन्स 1,04,000 रियलाइज हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर। जा रहे हैं दिमाग में? तो इसी का अगर फॉर्मूला बना दें तो आपने किया क्या है, आपने ओपनिंग डेटर पकड़े हैं, उसमें सेल को प्लस किया है और क्लोजिंग लेटर को, यही बस हमने फॉर्मूले में लिख दिया। हमने ऐसे लिख दिया, सेल प्लस ओपनिंग लेटर माइनस क्लोजिंग लेटर। तो आप फॉर्मूले के तौर पे भी याद कर सकते हैं या थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं। करना तो लिख के दिखाना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना? ओके, चलिए जी। तो ये बात तो सर समझ में आ गई, सेल प्लस ओपनिंग लेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग लेटर माइनस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। कैश पेड टू सप्लायर कैसे निकलेगा? सेम तरीके से अगर एक एग्जांपल आपके सामने ले लें, ये हो गए राम जी, अब बना लेते हैं श्याम जी को। मान लीजिए श्याम जी हमारे सप्लायर हैं, हम उनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। ईयर के स्टार्टिंग में मेरी जो उधारी थी, मेरी जो लाइबिलिटी थी वो थी मान लीजिए 2,000 रुपीज की, यानी मुझे पैसे श्याम जी को देने थे। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 80,000 के गुड्स उनसे और परचेज कर लिए, और ईयर के एंड में अब मेरी एक भी रुपए की उधारी नहीं बची है। तो मैंने पूरे ईयर में श्याम जी को कितना पेमेंट किया? 82,000। 2,000 शुरुआत में देने थे, 80,000 का और आपने क्रेडिट परचेजेस करी, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट परचेजेस आपने निकाल लिया। अच्छा, अगर 82,000 सही है, लेकिन अगर इसी में मान लो मैं कहता हूं कि साल के आखिरी में 500 अभी भी देने बचे हैं, तो फिर हमने कितने दिए? 81,500। कैसे निकाला? 2,000 में 80,000 प्लस किया, 500 माइनस किया, यानी ओपनिंग क्रेडिटर्स में प्लस किया। क्या प्लस किया बेटा? क्रेडिट परचेजेस। और क्या माइनस किया? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लियर है? यस और नो? यही फॉर्मूला लिखा है। कैसे लिखा है मैं थोड़ा समझा देता हूं। पहले आप एक काम करो, लिखो। ये तो लिखा रहना, काटना नहीं इसको। इसी के नीचे लिखो हम क्या लिखवा रहे हैं आपको। लिखो क्रेडिट परचेजेस, फिर ये समझाता हूं कि मैंने लिख के क्या दिया है आपको। क्रेडिट परचेजेस मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया, और करके आप ये लिख लो, और, है ना? और क्रेडिट परचेजेस प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। इससे क्या निकलेगा? ये करेंगे तो क्या चीज निकल आएगी? कैश पेड टू सप्लायर। वो तो ऊपर पढ़ाइए क्या लिखा, क्रेडिट परचेजेस प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, तो क्या डेटा लिया था मैंने? ओपनिंग क्रेडिटर्स 2,000 रुपए हमें श्याम जी को ईयर के स्टार्टिंग में देने थे, 80,000 की मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी, और 500 अभी भी देने बचे हैं। तो आपने बताया कि सर इसका मतलब 81,500 इज कैश पेड टू सप्लायर। यस और नो? अब कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको परचेज दे देगा, तो आपको मैंने जो अभी फॉर्मूला लिखवाया है रेड पेन से जो लिखा है, अब वो करेंगे, परचेजेस लेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स उसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप उसमें से क्लोजिंग क्रेडिटर। बट व्हाट इज द केस इफ परचेजेस इज नॉट गिवन? हो सकता है एग्जाम में परचेजेस ना दी, अब आप क्या करोगे? सीओजीएस दिया है, परचेज नहीं दिया। पहले तो सीओजीएस
COGS का फुल फॉर्म सब जानते हैं, कॉस्ट ऑफ। क्या ये दोनों सेम थिंग है? COGS और परचेज एक ही बात है? नहीं, परचेज तो मतलब कितने का खरीदा और COGS मतलब कितनी लागत का बेचा। हो सकता है हमने 1 लाख रुपए का अगर सामान खरीदा तो जरूरी है ना 1 लाख की लागत का बेच भी पाए हो सकता है बेच पाए 80,000 की लागत का, 90,000 की लागत का, या हो सकता है बेच पाए 1.5 लाख की लागत का। तो ऐसे कैसे 1 लाख का खरीदा 1.5 लाख का कैसे बेचा? पिछली बार का कुछ बचा हुआ था। तो कभी अगर COGS दी हो तो पहले आपको परचेज निकालनी पड़ेगी। तो मैंने ना बड़ा स्मार्टली आपके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है आप समझो। ये जो मैंने इतना पोर्शन लिखा है, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इससे निकल आएगी आपकी परचेजेस। और फिर आप उसमें जोड़ देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स और घटा देंगे क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर। समझ पा रहे हैं आप? चलो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। चॉकलेट्स पसंद है आप लोगों को? हाँ, तुरंत आया। चलो, तो मान लो आप आज जब सो के उठे तो आपके पास ना ओपनिंग जो चॉकलेट्स रखी हुई थी वो 10 रखी थी, 10 चॉकलेट आपके पास रखी थी, ठीक है। और पूरे दिन में आपने 50 चॉकलेट और परचेज कर ली। और जब शाम को सोने जा रहे थे तो आपके पास क्लोजिंग चॉकलेट के नाम पे 0 बटा सन्नाटा बचा। तो कितनी खा गए? 60 खा गए, सिंपल सी बात है। और अगर सर 0 ना बच के हमारे पास आखिरी में 2 बचती तो हमने कितनी खाई होती? 58 खाई होती भाई। 10 सर शुरुआत में थी, 50 खरीदी, 60 बची 2, 58 पेट के अंदर है। ये जो आपने किया इससे निकल के आई आपकी, ये निकली COGS। सुनना, इतनी आपने कंज्यूम कर ली। तो अगर हमें COGS कभी निकालनी हो तो हम क्या करें? हम ओपनिंग स्टॉक लें। चॉकलेट मतलब स्टॉक, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सभी को? ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस जोड़ दें माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें, इससे COGS आती है। और कभी अगर COGS दे दे और परचेज निकालनी हो तो क्या करें सर? परचेजेस को इधर ही लिखा रहने देते हैं, इज इक्वल टू COGS। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? अब समझ पा रही है? राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस। इससे निकल आएंगी हमारी परचेजेस। अब आप देखिए शीट में यही फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इससे परचेज आ जाएंगी। और परचेज में फिर आप ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग मतलब ओपनिंग क्रेडिटर जोड़ देंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर हटा देंगे। क्लियर? और बाकी तो आप फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया आपको। तीसरा देखते हैं, पेमेंट टू एम्प्लॉइज। सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। जैसे मान लीजिए हमारी एम्प्लॉय की सैलरी है पूरे साल की 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में पूरे साल का उसकी सैलरी बनती है। मान लो एक एम्प्लॉय है कृष्णा, उनकी सैलरी है 1 लाख। जब ईयर स्टार्ट हुआ तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी समझते हैं, हमें जो उनको देनी थी, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी मान लो 5,000 की, 5,000 आउटस्टैंडिंग बची थी मेरी तरफ से। पूरे साल जो काम कराए उसकी 1 लाख बनती उनकी तनख्वाह। और साल के आखिरी में अब कुछ देना नहीं बचा है कृष्णा को, तो हमने पूरे साल में कृष्णा को कितना पे किया? 1,05,000, 5,000 शुरुआत वाला, 1 लाख की। और साल के आखिरी में अगर 2,000 देना बचा होगा, 1,03,000। तो आपने क्या किया? आपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पकड़ा प्लस सैलरी एक्रू ड्यूरिंग द ईयर पकड़ा, सैलरी टोटल सैलरी माइनस क्या किया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप सैलरी पकड़िए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ दीजिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हटा दीजिए। सेम तरीके से कोई भी खर्चा अगर निकालना हो तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि भाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हटाते हैं। रेंट रिसीव्ड है, मान लो आपको पैसा मिला है, रेंट में पैसा मिला है, रेंट से पैसा मिला है, तो एक्चुअल रेंट माइनस, या प्लस से चलते हैं, एक्चुअल रेंट प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रेंट रिसीवेबल और माइनस में क्लोजिंग बैलेंस। सेम, सब कुछ सेम चल रहा है, देख सकते हैं। चाहे पेमेंट निकालना हो चाहे इनकम निकालनी हो, एक ही तरीका है। तो ऐसा नहीं कि ये सब हमें याद करने पड़ेंगे या ये 4 ही हैं। मान लो इंटरेस्ट पेड निकालना हो तो सेम तरीके से इंटरेस्ट का खर्चा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को जोड़ दो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को फिर क्या कर दो? माइनस कर दो। सब कुछ सेम चल रहा है। नोट, सारे एडजस्टमेंट सेम मैनर में होंगे, बट होंगे कैसे? क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ आएगा नहीं।
आओ क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट ही सिखाया मैंने, इनडायरेक्ट तो वैसे भी सिखाया नहीं है। ओके, देखते हैं जरा क्या इंफॉर्मेशन है सर। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और पर्टिकुलर अमाउंट बाई सेल टू सीओजीएस टू जीपी। सेल में से सीओजीएस माइनस किया, जीपी आ गया, फिर जीपी इधर ब्रॉट डाउन किया गया, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन लिखा गया, नेट प्रॉफिट आ गया। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रहे हैं कि डेटर जो साल के शुरुआत में थे ओपनिंग थे 18,000, क्लोजिंग डेटर है 25,000, बिल रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिए, क्रेडिटर दिए, स्टॉक दिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। और आई थिंक क्वेश्चन इतना, इसका तो आंसर है। चलो एक एक करके ना पहले ओरली आपके साथ बात कर लेते हैं और हेल्प लेते हैं। कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं तो अपन इसकी हेल्प लेते हैं जो मैंने आपको लिख के दिया है। सबसे पहले यहां से आइए, सबसे पहले कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल निकालते हैं और फॉर्मूला देख के करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला जब 2-4 बार 10 बार आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लिखा है? सेल प्लस ओपनिंग डेटर, दिख रहा है ना सबको, प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग डेटर माइनस क्लोजिंग बिल रिसीव। अब कैलकुलेटर उठाते हैं पहले, रफली कैलकुलेटर में जरा सॉल्व करते हैं, फिर तो लिखने में तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। पहले अगर दिमाग में समझ में आ जाए, दिमाग में अब लिखने तो कॉपी में भी लिख जाएगा। सेल सब उठाइए सर, सेल आप उठाओ, सेल उठाओ सभी लोग। कर पाओगे एक बार? सिर्फ कैलकुलेटर में करके बताओ ना। सेल उठाओ 1,50,000, सेल उठाई 1,50,000। अब बात करते हैं सर फॉर्मूले में ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल जोड़ना है। ओपनिंग डेटर देख के बताओगे? 18,000 ऐड कर दो। ओपनिंग बिल रिसीवेबल दिए हुए हैं क्या? 7,000, ये भी ऐड कर दो। क्लोजिंग डेटर माइनस कर दो, कितना? 25,000। क्लोजिंग बिल रिसीवेबल माइनस कर दो 4,000। फॉर्मूला देख देख के करना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 1,46,000, दिस इज कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल। कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल बहुत आराम तरीके से निकाला गया। कैसे? अब आपको नीचे दिखाता हूं सॉल्यूशन में। 1,46,000 कैसे निकला सर? सेल में ओपनिंग डेटर जोड़े हैं, ओपनिंग बिल रिसीवेबल जोड़ा है, क्लोजिंग डेटर हटाए हैं, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल हटाया है, तो कैश इनफ्लो आ गया सेल से। यहां तक बात समझ में आती जा रही? तो ओरली पहले सारी चीजें कर लेते हैं। ऐसे ही ऊपर वापस चलें तो दूसरा मैंने जो लिख रखा था कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल के बाद कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर में जो फॉर्मूला मैंने प्रिंट करके दिया है सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। चलो एक एक करके उठाते हैं सर। सीओजीएस, सीओजीएस सर, सीओजीएस का है क्वेश्चन में। सीओजीएस ये है बेटा, कितनी है? 1 लाख, तो सर 1 लाख लिख दो। फॉर्मूला आप देखते जाना, प्लस क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहीं दिया है क्या? 25,000 का प्लस कर देते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक 20,000। अगर यहीं रुके 1,05,000 भी मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है, ये परचेजेस आई। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं उसी फॉर्मूले में भी, फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। माइनस करना है या प्लस करने हैं? प्लस करना ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं? 8,000, तो 8,000 प्लस कर दो। और क्लोजिंग क्रेडिटर कितने हैं? 6,000, ये माइनस कर दो। 1,07,000 आ गया कैश पेड टू सप्लायर्स। कैसे निकला 1,07,000? सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर। फिगर्स आपके पास थी। 1,07,000 को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि नेगेटिव फिगर है, और अपने ने आगे चले या इतने को पहले अगर माइनस करके दिखा दें वो सब तो कर ही लेंगे। तो ये आया 146 में 1,07,000 गया 39,000। बट अभी और खर्चे भी, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आप क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं कि क्वेश्चन में पीएनएल को ध्यान से देखें तो और क्या खर्चे दिए। इनकम की साइड में तो केवल सेल थी, उसका तो काम हो गया। खर्चों की साइड में ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं अगर, तो सिर्फ सीओजीएस है, उसका भी काम हो गया। पीएनएल वाली साइड में अपने को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कैश वाला केवल पकड़ेंगे, वो भी जो हमारे से मतलब का होगा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एंड ऑपरेटिंग। एक तो सर सैलरी का कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा भी करते हैं। सर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग ही होगी, क्योंकि इंश्योरेंस किसका कराते हैं? रॉ मटेरियल, इन सब चीजों का ऑपरेशन से संबंधित है, समझ रहे हैं? दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन तो नॉन कैश आइटम, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। बाकी नेट प्रॉफिट का भी कुछ मतलब नहीं है। तो सर ये दो आइटम है। अच्छा सैलरी के लिए एक बार ऊपर देखिए, सैलरी के लिए मैंने क्या सिखा रखा है। सैलरी के लिए सर क्या सिखाया? ये सिखाया बेटा, पेमेंट टू एम्प्लॉय में सैलरी में क्या करना है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी को माइनस करना है। सर दिया है क्या? देख लेते हैं बेटा, दिया है कि नहीं।
सैलरी तो उठाई ली, कैलकुलेटर में मैंने 12,000 लिख लिया, आप भी लिख लो। सैलरी में 12,000 प्लस सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देखते हैं बेटा कहाँ है, बताओ इसमें से ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कौन सा है। तो 2,000 ये प्लस कर दो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 है वो माइनस कर दो। 11,000 आ गया आपका कैश पेड टू एम्प्लॉइज, दैट इज पेमेंट टू एम्प्लॉइज। 11,000 कैसे आया सर, सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाली माइनस आउटस्टैंडिंग एंड वाली। सर एक और खर्चा इंश्योरेंस का है, ये इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम में हमने आपको आउटस्टैंडिंग ना देके प्रीपेड दिया है। दोनों में वर्ड में अंतर समझते हैं। प्रीपेड बोले तो पहले से एडवांस में, तो ओपनिंग प्रीपेड 1,000, क्लोजिंग प्रीपेड 1,000। और इंश्योरेंस में सर आप करें कैसे, मतलब बेटा सर इंश्योरेंस का तो आपने कहीं कुछ दिया ही नहीं है, हाँ लेकिन दिमाग लगा के करें अगर, तो इंश्योरेंस में इस बार का जो टोटल खर्चा था कहाँ गया, वो था 10,000, जिसमें से 1,000 पहले दे चुके हैं, डेप्रिसिएशन था सॉरी 3,000 था, 3,000 जिसमें से 1,000 पहले दे चुके हैं, पिछले साल का इस बार दे चुके हैं, मतलब इस साल का पिछली बार दे चुके हैं, और अगले साल का इस बार दे चुके हैं। एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अच्छा इत्तेफाक से अच्छी बात क्या है, क्या आएगा 3,000, क्योंकि 1,000 प्लस होगा। इत्तेफाक ये है कि दोनों फिगर सेम है, बट कौन सा आपको लगता है भी, यहां तो सेम है, अगर थोड़ा सा डिफर होती तो फिर तो आंसर चेंज हो जाता ना, अगर हम लोग गलत कर देते। कौन सा वाला प्रीपेड सर ओपनिंग प्रीपेड प्लस होगा कि माइनस होगा, और एक आ जाएगा तो दूसरा तो अपोजिट होगा। ओपनिंग वाला क्योंकि इस बार नहीं दिया है, ओपनिंग वाला था जो पिछली बार पे कर दिया था इस बार का। ओपनिंग प्रीपेड का मतलब समझने की कोशिश करिए, जो लास्ट टाइम पे कर दिया था इस बार का, तो इस बार पैसा गया ही नहीं है। और क्लोजिंग प्रीपेड कौन सा है, जो इस बार पे किया है, इस बार गया है, समझ रहे हैं। तो ओपनिंग प्रीपेड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और क्लोजिंग प्रीपेड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये याद रखना, क्योंकि यहां इत्तेफाक है कि दोनों फिगर 1,000 हैं, बट हर जगह नहीं होगा ये इत्तेफाक। तो ये 3,000 ये, और कोई खर्चा बच नहीं रहा, और कोई खर्चा नहीं बच रही। कहां देखा था हमने, ट्रेडिंग पीएनएल में जाके, कि कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसी इनकम तो नहीं बच रही जिसका कोई काम करना चाहिए, जब कुछ नहीं बच रहा। सर इनकम टैक्स बेटा दिया ही नहीं है, ठीक है सर। सर इतना करके हमारा जो आंसर आया वो 25,000 आया, नेट कैश फ्लो आ गया फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये सेम क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से भी करते तो भी यही आता, बट अभी कर लेंगे, जब सीख लेंगे तब उसको करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ। बाकी के एक्सपेंसेस कहां पे बेटा, इसी क्वेश्चन में, अच्छा परफॉर्मा में, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, परफॉर्मा में जैसे हमने ये लिखा है ना बेटा, कैश पेड टू सप्लायर, ये ना, इसमें हम ब्रॉडर वर्ड में बात कर रहे हैं। कैश पेड टू सप्लायर का मतलब केवल रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं, सप्लायर जिन्होंने सर्विसेज दी, वेजेस जिनको हमें देनी है ना, जिनको हमें सैलरी देनी है, तो ये एक ब्रॉडर वर्ड में बात कर रहे हैं, जिसका बाइफरकेशन के लिए हमने ये दिया आपको। समझिए जितने भी कैश पेमेंट हम सारे, वो तो एक परफॉर्मा है कि इस तरीके से करना है, बट उसको याद नहीं करना। जितने भी हमने कैश का पेमेंट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, वो सारे आएंगे। जहां से भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पैसा मिलेगा वो इनफ्लो में सारे आएंगे, वो पता चलेगा क्वेश्चन को देख। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। हाँ, डेप्रीशिएशन बेटा नॉन कैश आइटम होता है। डेप्रीशिएशन क्या चीज होती है, देखो सपोज करो हमने एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए की, हर साल उस पर हम मान लो 5-5 हजार का डेप्रीशिएशन लगा रहे, तो 5,000 में किसी को पे थोड़ी ना करने, जिससे मशीन खरीदी उसको तो 1,00,000 दे आए। डेप्रीशिएशन तो वियर एंड टियर है, नॉर्मल यूसेज की वजह से या ऑब्सोलेंस की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, वो डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम, पे नहीं करना है किसी को, ठीक है। और कोई डाउट, क्लियर, चलें आगे और क्वेश्चन करते हैं ना। तो ये तो अपने ने कर लिया। अब मैं आपको पहले तो डायरेक्ट मेथड समझा दिया है, मैं इनडायरेक्ट में लेके चलूं फिर और क्वेश्चन करूंगा। इनडायरेक्ट मेथड, अच्छा इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, हम लोग नेट प्रॉफिट उठाते हैं, जो नेट प्रॉफिट पीएनएल में दिया होता है ना, जैसे अभी जो एक क्वेश्चन अपने ने किया अभी अभी जो कर लिया, उसमें जैसे नेट प्रॉफिट कितना दिया था, कहां गया क्वेश्चन, 25,000। तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट उठाते हैं जो एज पर पीएनएल है, फिर उसमें कुछ चीजें प्लस करते हैं, कुछ चीजें माइनस करते हैं, तब हम पहुंचते हैं ऑपरेटिंग तक। तो इनडायरेक्ट में हम उल्टा चलते हैं, इनडायरेक्ट चलते, तभी वो इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे करते हैं दिखाता हूं।
पूरा परफॉर्मेंस समझाता हूं। अंडर दिस मेथड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टू द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो हम नेट प्रॉफिट और लॉस में एडजस्टमेंट करने के बाद अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो तक पहुंचते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी शोज प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द कंपनी। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सारे कैश आइटम भी और सारे नॉन कैश आइटम भी। भाई पीएनएल में तो सब कुछ आता है, जैसे कि इवन नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस भी आते हैं। मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, जब तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। डिविडेंड क्यों मिलेगा, जब तुमने कहीं पे, तो कह रहे सर पीएनएल में तो बाई साइड में अभी बनाया आपने पीएनएल, बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड में हम वो भी दिखाते हैं सर, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाई डिविडेंड रिसीव्ड। उसकी वजह से होता क्या है, जो हमारे नेट प्रॉफिट दिख रहे होते हैं वो ज्यादा दिख रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं, जब आप बाई साइड में ये फिगर्स भी दिखाएंगे तो आपके नेट प्रॉफिट बढ़े हुए दिख रहे हैं, बट हमें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो हमें वो हटाने पड़ते हैं, माइनस करने पड़ते हैं। ऑलरेडी जो पहले से ऐड हो चुका है चीजें, ऐसी चीजें जो पहले से उस नेट प्रॉफिट में एडेड हैं, क्रेडिटेड हैं, बट वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसको हम सेपरेट करेंगे। या मान लो नेट प्रॉफिट तो निकलता है डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आप दिखा चुके हैं, जबकि वो नॉन कैश आइटम था। मतलब जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका वो कम आ रहा है क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एड बैक कर दें। अब बात समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरीके काम करेंगे, बाकी परफॉर्मा पूरा बात करेंगे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंप्यूट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम एडजस्ट करते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को भी करते हैं। सब कुछ सिखाने वाला हूं, पहले परफॉर्मा की बात करते हैं, यहां से सब कुछ सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले उठाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। गौर करने वाली बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अगर हम छोड़ भी दें, देता ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि हम जो उठाते हैं वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं उठाते हैं, बिफोर टैक्स उठाते हैं। मतलब मान लो अगर क्वेश्चन कह रहा है सर कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपीज का एंड टैक्स जो था वो 20,000 रुपीज का था, तो बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा, 1,20,000। समझ पा रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाना है, एक ये बड़ी बात है। पर उसमें करना क्या है सर, उसमें हमें ऐड करना है। क्या सर ऐड कर पा रहे हो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, चार्जेस बोल लो या एक्सपेंस बोल लो, एक ही बात। मैं समझाता हूं लॉजिकली आपको। जैसे डेप्रीशिएशन, सोच के देखो, पीएनएल जब बना तो पीएनएल में डेबिट साइड आपने डेप्रीशिएशन लिखा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपके जो दिखाई दे रहे हैं वो कम दिखाई दे, बट वो डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम था, हमें उसका इफेक्ट हटाना है, तो हम उस नेट प्रॉफिट में उसको क्या कर दें, ऐड बैक कर दें। जैसे हम लोग ने अभी क्वेश्चन किया, अगर मान लो ये क्वेश्चन किया हमने जो डायरेक्ट मेथड से किया, इसमें ये पीएनएल दिया था, ट्रेडिंग पीएनएल, और इसमें हमको नेट प्रॉफिट इन लोगों ने दिया था 25,000 का, दिख रहा है आपको, ये नेट प्रॉफिट 25,000 का था। लेकिन ये नेट प्रॉफिट 25,000 का तब आया जब आपने एक डेप्रीशिएशन का खर्चा भी माइनस कर रखा है। अगर मान लो डेप्रीशिएशन हमने माइनस ना किया होता, थोड़ी देर अगर मैं कार्ड पीट दें इसको, आप ना करिए कुछ भी, आप ये बताओ अगर ये ना होता तो नेट प्रॉफिट कितने आते, 35,000 आते। 10,000 का खर्चा ना होता, आप चेक कर लो, प्लस माइनस तो आपको आता ही है, 50,000 में 12,000 माइनस करो, 3,000 माइनस करो, 35 होते। दैट मीन्स अगर हमें डेप्रीशिएशन का इफेक्ट हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। ऐसे ही और कोई खर्चे जो आपने डेबिट साइड में डाल रखे हैं, ये डेबिट साइड होती है तो सबको पता है, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी खर्चे अगर आपने डेबिट साइड में डाल रखे हैं और वो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, तो हमें उसको एड बैक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने डेबिट साइड में डाल रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ कर रखा है, उससे आपके नेट प्रॉफिट्स कम दिखाई दे रहे हैं, बट वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है सर, हमें उसको एड बैक करना। या आपने डेबिट साइड में डाल रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब ये नॉन कैश तो नहीं हुआ सर,
लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। फिक्स्ड एसेट खरीदना या फिक्स्ड एसेट बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो अगर हम ऑपरेटिंग का निकाल रहे हैं और आपने पीएनएल में डाल रखा है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हम क्या करें नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करें। समझ पा रहे हैं किस तरीके की चीजें हम ऐड करने वाले हैं? वो चीजें ऐड करने वाले हैं जो पीएनएल में आप पहले से डेबिट करे बैठे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो आइटम या तो नॉन कैश आइटम थे या वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम थे, इसलिए हम उसको आज ऐड करने जा रहे हैं। मैंने ये जो परफॉर्मा बनाया पूरी कोशिश करी है कि इसमें ज्यादातर चीजें कवर हो जाएं। इतनी सारी चीजें क्वेश्चन भी नहीं देगा आपको, लेकिन सब कुछ कवर हो जाए ऐसी कोशिश मेरी रही है। बाकी तो क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा। तो जैसे किस तरीके के हो सकते हैं? डेप्रीशिएशन हो सकता है नॉन कैश आइटम। अगर डेप्रीशिएशन पीएनएल में दिया ही नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। मतलब ये ऐड तभी करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब पीएनएल में पहले से डेबिट साइड में लिखा होगा, पहले से नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस कर रखा होगा। अगर माइनस ही नहीं कर रखा है तो हम भी उसका कुछ भी नहीं करने वाले। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर रिटर्न ऑफ, इन सब आइटम में अगर आप देखो तो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है नॉन कैश। क्या लिख रखा है? यानी ये सारे आइटम नॉन कैश आइटम है। लेकिन उसके नीचे से अगर शुरू करें, ये सब भी ऐड करने उसके बाद वाले भी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऐड तो ये भी होगा, लेकिन ये नॉन कैश नहीं हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड भी नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? पेन कहां मेरा? हाँ, आपने किसी से फाइनेंस कराया, डिबेंचर्स लिए, डिबेंचर इश्यू करे मतलब, या लोन लिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ब्याज उस पे पे करोगे, तो इसलिए इंटरेस्ट आपने पीएनएल में अगर डेबिट साइड में दिखा रखा है तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे। हम इसका इफेक्ट्स हटा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं बात को? ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में क्योंकि आप ट्रांसफर करते हो, रिजर्व में समझते हो, आपने जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने मतलब किसी पेमेंट थोड़ी ना किया आपने, तो वो 10,000 रुपए अलग रख लिए कि कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज आ जाएगा। तो ये नॉन कैश आइटम, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये एक सेपरेशन है। जैसे घर में क्या होता है, मान लो पापा अर्न करते हैं किसी के, है ना, मम्मी एक्सपेंडिचर करती हैं। अब पापा जो सैलरी लाके मम्मी को देते हैं, तो मम्मी ना पूरा का पूरा पैसा जो है वो खर्चा नहीं करती, पहले उसको एलोकेट करती हैं कि किसका कितना खर्चा है। समझ पा रहे हैं बात को? मैं दिख रहा हूं आपको? हाँ ठीक है। तो उसको एलोकेट करती हैं किसका कितना खर्चा है। उसके बाद भी थोड़ा पैसा रिजर्व के तौर पे, ऐसा कंटीजेंसी का आ जाए, उसके लिए अलग रखती हैं। तो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। समझ पा रहे हैं बात को? तो उसको हमें हटाना है। ओके। और ऐसे ही लेस वाली साइड की अगर हम बात करते हैं तो लेस में क्या लिखा हुआ है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स। अभी कहां आया? यहां तक तो आया नहीं है। अच्छा, हमने ऐड किया हुआ है, शीट में ऐड कर दिया था हमने। हाँ मैंने ऐड कर दिया था लास्ट टाइम का, सही बोल रहे। एक बार दिखाना हमको शीट। हाँ, ये यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। मैं समझाता हूँ। वैसे मैंने शीट में ऐड कर दिया, इसमें रह गया मेरे साथ करना। और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व तक तो वही दो चीजें और ऐड करी हुई। वैसे आप लोग को जो शीट मिली सब में एडेड है ना? क्या क्या? प्रोविजन फॉर एंड प्रपोज डिविडेंड, दोनों की बात समझा देते हैं आपको। ओके, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहां पे नेट प्रॉफिट, पूरी बात सुनना, अगर आप यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हो तो इसका मतलब है ऑलरेडी आप टैक्स एड बैक कर चुके हो। तो ऐसे केस में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हो, मैंने जो आपको शीट दी है उसमें मैंने आफ्टर टैक्स कर दिया था बाद में। अगर मैंने ऊपर उठाया है नेट प्रॉफिट, आप सभी लोग अपनी शीट में देखो, चेंज ना करना अपनी शीट में, ठीक लिखा है सब कुछ, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों सही है, बस हमें समझ में आ जाए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर मैंने यहां लिया होता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब अभी सिखाए जैसे आपको कि 1 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स,
अभी एक एग्जाम्पल में समझाया था, और मेरा टैक्स है 20,000 रुपए, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 1,20,000। अब दो ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन है कि मैं ऊपर उठाऊं, जो मैंने प्रिंट करके दिया था, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाऊं 1,20,000। एक ऑप्शन तो ये है। जब मैं 1,20,000 उठाऊंगा तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक भी रुपए दोबारा ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं क्या करूं, मैं रेड पेन से जो लिख रहा हूं, मैं ऊपर उठाऊं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,00,000, और यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में फिर ऐड कर दूं 20,000। दोनों एक ही चीज है, समझ पा रहे हैं? ये मैंने लास्ट बार बैच में बाद में चेंज कर दिया था, इसलिए मैंने, वैसे तो मैं बिफोर टैक्स ही पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने चेंज इसलिए कर दिया था। इंस्टीट्यूट जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देता था, और बच्चों के अंदर मैंने एक कमी देखी थी कि बच्चे करते क्या थे, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते थे, बच्चे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लेते थे, और मैंने अपनी शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिख करके दिया था, और उसका कुछ करते भी नहीं थे। या तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाइए, तो बच्चों के हिसाब से फिर मैंने कहा कि यार इनको शीट ही ऐसी दो कि जहां पे नेट प्रॉफिट, क्योंकि दिमाग इतना लगाएंगे नहीं कि हम जो नेट प्रॉफिट उठा रहे हैं वो कौन सा उठा रहे हैं, तो हमने इसलिए ऊपर लिख दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाओगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करनी है। बट एट द सेम टाइम आपको समझा भी रहा हूं, अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाना तो दोबारा प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड नहीं होती। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर? आपकी शीट में क्या छपा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स छपा है, इसलिए उसमें ऐड हुई है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर मैं छाप के देता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मैं ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं देता। टैक्स का क्लियर हो गया फंडा। अब बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। क्या होता होगा प्रपोज डिविडेंड? हाँ, जो शेयर होल्डर्स को अभी हमने डिविडेंड प्रपोज किया है, तो बेसिकली वो जो प्रपोज डिविडेंड है, अभी तो प्रपोजल है, पे करेंगे अगली बार, तो वो आपने नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं पीएनएल में नेट प्रॉफिट निकालते समय डेबिट साइड में दिखा रखा होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दैट इज प्रपोज डिविडेंड मींस, पहले क्या होता है, डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, फिर मीटिंग्स में शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग प्रपोज डिविडेंड। तो अगर नहीं ना, ये नॉन कैश है, मतलब ये नॉन कैश एक तरीके से, अभी पे नहीं किया इसलिए। बाकी अगर आप बात करते हैं पेमेंट अगर हो गया होता तो हम उसका कुछ नहीं करते, क्योंकि जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं ना, ये नॉन कैश भी आप समझ सकते हो, इसको नॉन ऑपरेटिंग भी समझ सकते हो, क्योंकि आपने जो डिविडेंड दिया ये कब दिया होगा, इक्विटी पे, इक्विटी से आपने फाइनेंस कराया, तो ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन गया, फाइनेंसिंग। और प्रपोज डिविडेंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं आई, डिविडेंड आ गया, और कैश एक्टिविटी भी नहीं आई, इसलिए यहां पे अपन ने एड बैक कर दिया। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड तो सभी लोग लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स में देख के लिखना, अगर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहे हो तो मत लिखना, नहीं तो लिख लेना। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट आता है इसमें? हाँ हाँ, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये इसका मतलब क्या होता है ये समझा दें। अच्छा, याद नहीं आ रहा, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बैलेंस शीट में कई बार आपने देखा होगा कि एसेट साइड में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर लिखा होता है जो अभी राइट ऑफ नहीं किया गया, लेट्स से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ, या अंडरराइटर कमीशन नॉट येट रिटन ऑफ, या कोई भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स तरीका कुछ, मान लीजिए 1,00,000 रुपीज, आपने इसको राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ करने का मतलब है भी आप पीएनएल में नहीं लिखे गए। इस बार आपने क्या किया, इसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने के लिए आपने क्या एंट्री करी, आपने एंट्री पास करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 1,00,000। और इस बार का जब आपने पीएनएल बनाया तो पीएनएल में टू साइड में, डेबिट साइड में आपने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ करके कितना अमाउंट, 1,00,000 रुपीज दिखा दिया। और इस बार की अब जब बैलेंस शीट बनेगी, वो पिछली ऊपर वाली पिछले साल की बैलेंस शीट थी, इस बार की जब बनेगी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में इस बार मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं आएगा बैलेंस शीट में,
क्यों? क्योंकि आपने क्या कर दिया? राइट ऑफ। अब राइट ऑफ करने से फर्क क्या पड़ा? आपके जो नेट प्रॉफिट आए इस बार, जो भी आ रहे होंगे, भाई हमने सारी फिगर्स तो लिखी नहीं है, वो कम आ रहे होंगे 1 लाख से। जबकि वो राइट ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि हमने किसी को कैश थोड़ी ना दिया, खर्चा तो पहले ही हो चुका था। खर्चा इस साल का ही नहीं, खर्चा तो पहले ही हो चुका। आज तो केवल उसको एक औपचारिकता करी है, एक अकाउंटिंग एंट्री पास करी, तो उसको राइट ऑफ किया, इसलिए हम उसको एड बैक करते हैं। जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं, मान लो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही है, बट आज हमें लगता है कि यार उतनी वैल्यू बची नहीं गुडविल, तो हम उसको पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं। दैट इज नॉन कैश, एक केवल जनरल एंट्री पास करें, पीएनएल टू गुडविल। ऐसे कोई भी खर्चे जो हमने राइट ऑफ कर रखे हैं, उसको हम एड बैक करते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश आइटम्स है। क्लियर हो गया? ओके। और कोई डाउट आता है किसी का? तो हमें याद क्या क्या करना है एक बार और समझ लें। तो हम आपको कौन सा समझाएं? मेरे हिसाब से मैं जो पिछली बार का, क्योंकि याद आ गया पिछली बार, क्योंकि हमने जब देखा ज्यादातर बच्चे यही कंफ्यूजन कर रहे थे कि नेट प्रॉफिट उठाते थे आफ्टर टैक्स वाला, तो दिमाग ही नहीं लगाते थे कि इसको पहले बिफोर टैक्स बना ले, इसलिए मैंने चेंज किया। तो आप भी शीट में यही लिखा रहने दो, तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि आप भूल जाओगे नहीं तो आप नेट प्रॉफिट अगर आफ्टर टैक्स उठाते हो तो आखिरी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी ऐड कर देना, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जैसे ही ऐड करोगे अपने आप वो नेट प्रॉफिट क्या बन जाएगा? कौन सा बन जाएगा? बिफोर टैक्स। हमें चाहिए वही, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नॉन कैश आइटम है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर वगैरह, ये सब अगर आपने पीएनएल की डेबिट साइड में लिखे हैं तो हम एड बैक कर देंगे। या आपने कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स लिखे हुए हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड या प्रपोज डिविडेंड, ये सब भी हम ऐड। तो 2-4 बार इसको पढ़ के अगर हम दिमाग में बैठा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब लेस की तरफ चलते हैं। जैसे पीएनएल की क्रेडिट साइड में आपने लिख रखा है बाई इंटरेस्ट रिसीव, बाई डिविडेंड रिसीव। तो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। अनलेस एंड अनटिल आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होते या बैंक होते, तो आपको जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती, क्योंकि आपका मेन काम ही फिर इसी चीज का है, लोन देना और ब्याज खाना। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस हैं, तो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है या जो डिविडेंड मिलता है, ये कभी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाता, ये जाता है किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करी होगी तब ब्याज मिला। तो आपने तो पीएनएल में बाई साइड में दिखा रखा है, जिसकी वजह से आपके पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट दिख रहे हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा। क्या चीज? जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स हैं, जैसे कि बाई साइड में आपने लिख रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, या बाई साइड में लिख रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, या बाई साइड में लिख रखा है डिविडेंड रिसीव्ड। आमतौर पे यही 3 ज्यादातर देखे जाते हैं। ये सब से आपके नेट प्रॉफिट बढ़ चुके होंगे, तो इसलिए हमें उसको सही करने के लिए कम करना पड़ रहा है, इसका इफेक्ट हटाना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? जितना ही आप जैसे ही आप ये कर दोगे, वैसे ही आपका इतना करते ही जो आएगा, ये कहलाता है, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल आप जानते हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। अब इसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट को, ऐड कर देते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को, और इसका जस्ट अपोजिट लेस कर देते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, और लेस कर देते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आप इसमें से अगर ऐसा भी कर लेंगे, कोई एक भी अगर आप याद कर लेंगे तो बाकी आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ये लर्न कर लिया कि डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, अब आपका दिमाग बाकी चल जाना चाहिए कि डिक्रीज इन करंट एसेट अगर ऐड होगा तो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा, और करंट लायबिलिटी उल्टा चलेगा। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगी। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगी। और अगर आप लॉजिकली भी समझना चाहते हैं समझा सकते हैं। मान लीजिए सपोज करिए मेरे एक डेटर थे राम जी, ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग जो डेटर की फिगर थी वो थी 1 लाख, मेरे को 1 लाख रुपए उनसे लेने थे। पूरे साल में मैंने उनको कोई माल नहीं बेचा, और साल के आखिरी में अब 10,000 लेने बचे हैं। पूरे साल में हमने कोई भी माल नहीं बेचा और साल के आखिरी में 10,000 लेने बचे, यानी पहले ओपनिंग थे 1 लाख, अब बचे हैं 10,000। दैट मींस 90,000 हमारे को पैसा मिला होगा कि हमने पैसा दिया होगा? मिला होगा ना भाई, 1 लाख साल के शुरुआत में लेने थे,
बचे आखिरी में देख रहे हैं 10,000 लेना, तो 90,000 हमें मिला है। दिस इज डिक्रीज इन करंट एसेट। पहले करंट एसेट ज्यादा था, 1 लाख था, अब करंट एसेट डेटर, करंट एसेट मींस डेटर था, ये डेटर करंट एसेट, करंट एसेट ज्यादा था, अब क्या हो गया, वो कम हो गया। तो डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब आपने पैसा रियलाइज किया। या मान लो स्टॉक, पहले आपके पास 5 करोड़ का स्टॉक बचा था, अब 2 करोड़ का बचा है, तो 3 करोड़ का स्टॉक बेच करके पैसा मिला है। दिस इज डिक्रीज इन करंट एसेट। तभी डिक्रीज इन करंट एसेट माइनस। आगे बात समझ में? लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी आपका फायदा है, क्योंकि आपने उसका पैसा रोक के रखा है। लेकिन लाइबिलिटी रेड्यूस हो रही है, जिसका मतलब आपने पैसा दिया है, इसलिए वो माइनस है। लाइबिलिटी रेड्यूस कब होगी? जब आपने किसी को पेमेंट किया होगा। ठीक है, जब इतना आप कर देंगे तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले क्या आया था सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या आ जाएगा सर? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें से माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पे, तो आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जब फिर आखिरी में इनकम टैक्स माइनस ही करना था तो ऐड क्यों किया? इसके 2 रीजन है। एक रीजन है कि अगर हम ऐड नहीं करते तो हमारी ये फिगर्स गलत होती। कोई पूछ ले हमसे एग्जाम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बता दो, तो ये तो इनकम टैक्स ऐड करके आता है ना, इसमें तो अभी लेस किया नहीं ना, ये हमारा सही आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका एक रीजन ये समझ पा रहे हैं? दूसरा रीजन सुन लो, जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत देगा, सुन लो, अभी से क्लियर कर देता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है, आपको वो प्रोविजन फॉर टैक्स दे देता है। मान लो ओपनिंग बैलेंस, जैसे नहीं सारे एसेट्स का भी दिया था बिल रिसीवेबल डेटर क्वेश्चन के, वैसे ओपनिंग की एक डेट और क्लोजिंग की। मान लो वो कह रहा है सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो ओपनिंग की प्रोविजन थी वो थी 10,000 की, क्लोजिंग की प्रोविजन है लेट्स से सर 16,000 की। हम तो एक चाहिए थी, हमें तो एक से ज्यादा मिल गई। बच्चे परेशान कि करें तो सर क्या करें। इसका मतलब समझते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है कि हमने सर इस बार प्रोविजन बनाई कि इस साल के हमारे प्रॉफिट्स में इतना टैक्स बन रहा है, पेमेंट होता है अगले साल मार्च खत्म होने के बाद। दैट मींस जो पिछली बार की प्रोविजन बनाई गई थी पिछले साल, वो पिछले साल के लिए क्लोजिंग, इस साल के लिए ओपनिंग, और जो इस साल के अंत में प्रोविजन बनाई गई वो इस साल के लिए क्लोजिंग, अगले साल के लिए ओपनिंग। ठीक, अगला और सुनो, जो पिछली बार प्रोविजन बनाई गई थी उसका पेमेंट इस बार हुआ होगा, और जो इस बार प्रोविजन बनाई है उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा। पीएनएल में जाती है हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन, क्योंकि पीएनएल एक्रूवल बेसिस पे चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब बना होगा इस बार का, प्रॉफिट एंड लॉस में जो टैक्स जाता है यहाँ पे टू इनकम टैक्स, उसमें 16,000 जाता है करंट ईयर का जब बनेगा, तो करंट ईयर का टैक्स 16,000 है। सर 10,000 क्यों नहीं जाता पीएनएल में? क्योंकि 10,000 तो पिछली बार गया होगा, उसका पेमेंट इस बार होगा। 16,000 इस बार गया, उसका पेमेंट अगली बार होगा। तब आते हैं नेट प्रॉफिट। यानी अगर यह है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी फिगर आई, अगर हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाना है तो उसमें हम ऐड करते हैं क्लोजिंग प्रोविजन, तब वो ऊपर बनता है नेट प्रॉफिट जाकर के बिफोर टैक्स वाला। समझ पा रहे हैं क्यों क्लोजिंग प्रोविजन ऐड करते हैं? क्योंकि आपने पीएनएल में वही तो माइनस करी होगी, इसी बार की प्रोविजन तो माइनस करी होगी, उसी को ऐड बैक करना है। और आखिरी में जब हम माइनस यहां करते हैं इनकम टैक्स पेड, तो वो माइनस करते हैं जो इस साल पे किया 10,000, क्योंकि वो था पिछले साल का लेकिन पे इस साल किया, क्योंकि हम तो कैश फ्लो बना रहे कि गया कितना, ये फर्क पड़ता है। तो कहीं अगर किसी क्वेश्चन में एक ही टैक्स दिया हो, देखा इनकम टैक्स 5,000 का है और कुछ नहीं लिखा, तो वही 5,000 ऊपर जुड़ भी जाएगा, वही बाद में माइनस। लेकिन जहां पे आपको 2 दे दे कि सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस ये था, सर क्लोजिंग बैलेंस ये था, तो परेशान नहीं होने का, दिमाग लगाने का। रटोगे तो फिर भूल जाओगे। अगर मैं भी रट के बैठा होता तो मैं नहीं पढ़ा पाता। दिमाग ये, भैया क्लोजिंग प्रोविजन पीएनएल में जाती है, जिसका भुगतान तो अगले साल होगा सर, तो वो पीएनएल में गई, नेट प्रॉफिट उसकी वजह से कम हुए, तो हम क्लोजिंग प्रोविजन एड बैक कर देंगे। ओपनिंग प्रोविजन का इस बार पेमेंट होगा, हम उसको माइनस कर देंगे, आखिरी में माइनस करेंगे। क्लियर? या फिर कई बार ऐसे भी दे सकता है
कि उसने ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नाम ही नहीं लिया, ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन नहीं बोला, उसकी जगह पे क्या बोला, उसकी जगह पे उसने बोला, ये ना बोल के उसने बोला एक क्वेश्चन में कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स है 16,000, 16,000 और इनकम टैक्स पेड है 10,000। अब बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज कि ये क्या, तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिए यानी इस बार की प्रोविजन है, इसको आप एड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए, समझ पा रहे हैं। और जो इनकम टैक्स पेड नाम ही पे दिया तो उसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है सर, वो प्रोविजन पिछली बार की होगी जिस बार आपने पेमेंट किया वो माइनस होगा। तो मैंने सब समझा दिया है आपको, आप कितना इनपुट ले पाए वो आपकी मर्जी। हाँ हाँ ले लीजिए ले लीजिए। कौन सा वाला प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 16,000 बिल्कुल वही ऐड होगा अगर हमने ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चले, अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चले जो आपकी शीट में है, हमने ऐड करके प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है जहां पे ऐड में, वो ये 16,000 लिखा है, और लेस में सबसे नीचे इनकम टैक्स पेड जो लिखा है वो 10,000 लिखा है। समझ में आ गई बात। तो अगर ऐसे देगा ओपनिंग प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन तो भी तुमको समझ में आ गया है, और अगर ऐसे देगा तो भी तुमको समझ में आ गया है। और केवल अगर एक ही टैक्स देता है 8,000 रुपए का तो वही प्लस वही माइनस, बात खत्म। ओके चलो, उसके बाद ये नोट्स तो वैसे मैंने समझा दिया, आप रीड भी करोगे आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए मेरे पास है, जानबूझ के नहीं दिया मैंने आपको, वो आप सॉल्यूशन देख लेते हैं तो दिमाग अपना चलना बंद हो जाता है। तो अपने को करना क्या है, आप अपनी शीट में परफॉर्मा खोल लीजिए, परफॉर्मा की मदद लेकर के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ के देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड में होमवर्क में दे दूंगा तो चलेगा, है ना, ठीक है। इनडायरेक्ट में मैं फोकस करता हूँ। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, क्या क्या दिया है सर, सेल दी है, कैश की भी क्रेडिट की भी, परचेजेस भी दोनों है सर, वेजेस दी हैं, जीपी आ गया है हमारा 10,000, फिर जीपी को इधर लेकर के डेप्रीशिएशन लगाया है, सैलरी है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, इधर देखिए तो बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और हमारा नेट प्रॉफिट आया 7,500, ठीक है ना जी। अब मैं जो जो पूछूं, बस क्वेश्चन इतना ही है, उसके नीचे तो आंसर उसको बताते हैं। अब मैं जो जो पूछूं, पहले तो ये बताओ इस क्वेश्चन में टैक्स कितना दिया है मैंने, मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूं, तो ये इतना ही क्वेश्चन है बस, ये नहीं दिया है टैक्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट है 7,500, ये बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है, यही बिफोर है यही आफ्टर, जब टैक्स है ही नहीं तो टैक्स की बात ही खत्म हो गई, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। अब आप परफॉर्मा देखिए, और परफॉर्मा देख करके मैं भी परफॉर्मा अपने पास खोल लेता हूं ताकि हमारी और आपकी बात बिल्कुल सेम चलती रहे। सबसे पहले परफॉर्मा में हमें लेना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप इधर देखते रहिएगा बस और मेरी हेल्प करते रहिएगा। बाकी तो हम कॉलम बना ही लेंगे, आप पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर ही डाल लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर इनडायरेक्ट मेथड, वो सब तो डाल ही लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोलो कितना लिख दूं, 7,500। अब मैंने भी परफॉर्मा देखा, परफॉर्मा में लिखा है ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, जिसमें सबसे पहला लिखा है डेप्रीशिएशन। क्वेश्चन में ढूंढिए डेप्रीशिएशन है तो हम हेडिंग डाल देंगे ऐसे ही, ऐड वही जो हमने लिख रखा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, डैश का मतलब है वो, और ऐड हो गया क्या क्या एक एक करके, डेप्रीशिएशन कितने रुपए, 1,800, ठीक है सर। और क्या है शीट में देखिए सर, गुडविल रिटर्न ऑफ, क्वेश्चन में देखिए बताओ गुडविल नहीं है, छोड़ते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर नहीं, कौन सी साइड देख रहे हो, डेबिट साइड में मिल जाएगा, ठीक है, नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है पक्का, हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, एड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, पूरा पूरा पंचायत तो तुम लोग लिख लोगे ना, कितने रुपए, 700। और देखो शीट में इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड देखना डेबिट साइड में नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। उसके अलावा भी अभी रुकना, क्लोज नहीं करना, इसके अलावा अब एक बार और पीएनएल देख लो जो क्वेश्चन में दिया है, कि कोई ऐसा आइटम हमसे तो नहीं छूट गया शीट में, ऐसा तो है नहीं कि जो परफॉर्मा बना दिया मैंने ये बिल्कुल ब्रह्मा जी की लगाई हो गई, ऐसा तो है नहीं। क्वेश्चन में देख लो कोई ऐसी चीज तो नहीं जो इसमें ना लिखी हो, क्वेश्चन में डेबिट साइड में परचेजेस तो होती हैं सर, वेजेस भी होती हैं, डेप्रिसिएशन का काम हमने कर लिया, सैलरी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, लॉस का भी हमने काम कर लिया सर, ऐसा डेबिट साइड में और कुछ नहीं।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, हम क्रॉस चल रहे हैं बिल्कुल, शीट को भी दिमाग में रखे हैं, इसको भी एक बार निगाह से देख ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज ना बच गई हो। ठीक है, लेस, शीट के हिसाब से फिर से आगे वापस, शीट में लिखा है लेस करिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट को, जिसमें लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, है क्या इस क्वेश्चन में, कितना है, प्रॉफिट लिख देते हैं, वही आप समझ जाएंगे, 2500 रुपए ये वाला प्रॉफिट है सर। शीट में और क्या लिखा है सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्या, जब भी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड करना, तो एक बात मेरी याद रखो, क्या क्वेश्चन देख लेना कि ऐसा ना लिखा हो, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर एक्स लिमिटेड ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग हो जाएगा, तो उसको ब्याज मिलेगा क्योंकि उसने लोन दिया होगा। समझ पा रहे हैं, इतना दिमाग लगा पाएंगे आप एग्जाम में। और सर कुछ नहीं बताएगा कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज है कि नॉन फाइनेंशियल है, तो हम लोग क्या मानेंगे, तो फिर नॉन फाइनेंशियल, जब तक साफ साफ फाइनेंशियल ना बोले हम अपने मतलब ही मानते हैं। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और सर आपकी शीट में डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो भैया जरा इसको ना प्लस माइनस करो, 7500 में ये दो तो है, और ये दोनों माइनस कितने, 5000। सर बेटा, सर शीट के हिसाब से अभी ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर अब वर्किंग कैपिटल तो इसमें दी नहीं है, आपने लिखा है डिक्रीज इन करेंट एसेट ऐड करो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करो, दिया ही नहीं है, कहां करें, दिया है क्या, इन दो पे फोकस करिए। आपने जो उधार में परचेज करी उससे आपकी करंट लायबिलिटी, यहां तक मैंने बोला, आगे आपको बोलना है इंक्रीज या डिक्रीज में कुछ एक, इंक्रीज हुई होगी, उधार में परचेज करी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई होगी, शीट में देख के बताओ, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होती है, तो ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ड्यू टू क्रेडिट परचेजेस, 20,000 रुपए की हम ऐड कर रहे हैं। सेम तरीके से आपने जो उधार में माल बेचा है, इससे आपकी करंट एसेट यानी डेटर, करंट एसेट, जब उधार में माल बेचते हैं, पहले बताओ ये इंक्रीज इन, प्लस माइनस की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ये इंक्रीज इन करंट एसेट है कि डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट है। अब शीट में देखता हो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होता है, इसलिए माइनस है। इतना करने के बाद बताओ ना कितना आता है, 15,000। ये तुम्हारा शीट में देखो ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन इनकम टैक्स पेड होता तो माइनस कर देते, वो है नहीं, तो यही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यही तुम्हारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं आंसर दिखा देता हूँ पहले इनडायरेक्ट मेथड का, 15,000 देखो आंसर आ गया, प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ा, ऐड करें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस विद दो थे, डेप्रिसिएशन और लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लेस किया हम लोगों ने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट में इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट ऑन सेल दिस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड किया इंक्रीज इन लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, लेस किया इंक्रीज इन करंट एसेट, और यहाँ लिख दिया क्यों हुआ ऐसा, ठीक है ना, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। और डायरेक्ट से आप कह रहे हो कि आप कर लोगे, डायरेक्ट मेथड से जब करोगे तो कौन सी सेल उठाओगे, उधार वाली की नगद वाली, केवल नगद वाली, कौन सी परचेज उठाओगे, केवल नगद वाली, कौन से खर्चे उठाओगे, केवल नगद वाले, जब आप ये करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आता है हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे इनडायरेक्ट। बोलो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो, नहीं, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, थैंक यू।